नमस्कार, सुप्रभातम, सलाम वालेकुम। अपन पीछे की दो जो क्लास थी, हमने उसमें अरस्तू को लेकर चर्चा की, बाती बाती की। हमने चर्चा की अरस्तू के जीवन चरित्र की, जब उसने एथेंस छोड़ दिया ये कह के कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। हमने अध्ययन पद्धतियां की, उन अध्ययन पद्धतियों में हमने टीलियोलॉजिकल मेथड किया, प्रयोजनवादी पद्धति की, और इसी प्रयोजनवादी पद्धति के तहत हमने प्रयोजन तक पहुंचने के जो चार मार्ग थे, चार रास्ते थे, उनकी चर्चा की। ये कौन कौन से चार वो कोज थे? तो हमने चर्चा की सबसे पहले मटेरियल कोज की, उसके बाद आता है एफिशिएंट कोज, फिर आता है फॉर्मल कोज और अंत में फाइनल कोज। प्लेटो की बुक्स की भी, अरस्तू की बुक्स की भी हमने चर्चा की, और अरस्तू की बुक्स की चर्चा करने के बाद हमने ज्ञान के जो तीन प्रकार बताए थे अरस्तू ने, उनकी हमने चर्चा की। और हमने देखा कि प्रैक्सिस का जो ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है, वो सर्वोच्च ज्ञान है, और राजनीति विज्ञान हमें वही ज्ञान देती है। इसलिए राजनीति विज्ञान एक वास्ट साइंस है। आगे बढ़े तो हमने फिर राजनीतिक विचार किए थे जो पॉलिटी में वर्णित है। निकोमेनियन एथिक्स है, वो उनके नैतिक आधार तैयार करती है, और उसके बाद उनको व्यवहारिक रूप से पॉलिटी में वर्णित किया गया है राजनीतिक सिद्धांतों को। हमने राज्य की चर्चा की थी कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक अनिवार्य संस्था है, राज्य एक सुप्रीम एसोसिएशन है, राज्य एक एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है। फिर हमने चर्चा की परिवार की, कि परिवार असमानता का क्षेत्र है, अनइक्वालिटी पाई जाती है फैमिली में। फिर दास प्रथा की चर्चा की थी, प्राकृतिक असमानता के आधार पर समर्थन करता है अरस्तू दास प्रथा का, स्लेवरी सिस्टम का। हालांकि कार्ल पॉपर जैसे लोग उसकी आलोचना भी करते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि प्रतिक्रियावादी विचार हैं उसके। हमने नागरिकता की चर्चा की, सिटीजनशिप की चर्चा की, और हमने ये देखा कि कोई व्यक्ति वही नागरिक हो सकता है जो कॉमन गुड के मामलों में, राजनीतिक मामलों में, सार्वजनिक मामलों में, शासन और प्रशासन के मामलों में सक्रिय भागीदारी करता हो, वो नागरिक होगा। इसी संदर्भ में हमने अवकाश की चर्चा की थी। हमने ये भी देखा था कि अवकाश कार्य से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे हम बौद्धिक विकास करते हैं इस अवकाश के समय। अवकाश का तात्पर्य ढिल्लापन नहीं है। हमने ये भी देखा कि एक श्रेष्ठ नागरिक और एक श्रेष्ठ मानव में भी अंतर होता है। एक श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ मानव में अंतर होता है। यहां तक करने के बाद अब हम कुछ और राजनीतिक विचार हैं अरस्तू के, हम उनकी चर्चा करेंगे। और आज इस सेशन में अरस्तू के ये जो राजनीतिक विचार हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अरस्तू के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज, हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। राज्य, परिवार, दास प्रथा और नागरिकता। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो राज्य होगा उसमें विधि का शासन होगा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। देखिए, विधि का शासन जब हम पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉज पढ़ते हैं, या विधियों का शासन या विधि का शासन, तब हम अरस्तू को भी पढ़ते हैं। अब अरस्तू ने, हम शुरुआत करेंगे अरस्तू ने ये फिर आइडिया लिया कहां से। देखिए, प्लेटो जब काल्पनिक था, रिपब्लिक में थोड़ा यूटोपियन था, तब वो व्यक्ति के शासन की बात करता है। लेकिन जीवन के अंतिम दौर में जब प्लेटो व्यवहारिक हो गया था, थोड़ा यथार्थवादी टाइप हो गया था, थोड़ा रियलिस्टिक हो गया था, तब प्लेटो अपनी जो अंतिम पुस्तक है द लॉज, उसमें व्यक्ति के शासन की बजाय विधि के शासन की चर्चा करता है।
कानून के शासन की चर्चा करता है। अगर हम आधुनिक युग में चर्चा करें तो हम एविडाइसी है, ब्रिटिश विचारक है एविडाइसी। इनकी एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885 में ये पुस्तक आई थी। तो हम आमतौर पे जब विधि का शासन करते हैं तो डायसी की चर्चा करते हैं कि विधि का शासन डायसी की देन है। विधि का शासन अरस्तु ने भी वर्णित किया था। इसकी जो पॉलिटी है उसमें अरस्तु ये लिखता है कि जहां कहीं भी विधि को या कानूनों को शासन करने दिया जाता है तो इसका मतलब वहां शासन कर रही है तर्क बुद्धि, और वो कहता है कि इसका मतलब वहां ईश्वर को शासन का मौका मिला है। यानी विधि के शासन को वो तर्क बुद्धि और ईश्वर के शासन का पर्याय मानता है। फिर वो कहता है कि जब व्यक्ति का शासन होता है तो इसका मतलब पशु शासन कर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो लालसावश हो सकता है, व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है, व्यक्ति कभी भी लालसा से प्रभावित होके और भ्रष्टाचार कर सकता है। इसलिए अरस्तु बड़ी जोरदार बात कहता है कि विधि है क्या, कि विधि एक आवेग रहित विवेक है। पैशनेट रीजन है, एक आवेग रहित विवेक है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन कहता है कि विधि एक आवेग रहित विवेक है। सीधा ही क्वेश्चन बनता है, चलिए ये लगा लेते हैं, आवेग रहित विवेक। इसका मतलब विधियां लालसा से भ्रष्टाचार से मुक्त होती है। एक व्यक्ति अपनी संतान को देखे, अपने प्रियजन को देखे विधि में बदलाव कर सकता है। एक राजा देखता है कि सामने राजकुमार है तो हो सकता है विधि किसी और प्रकार से लागू करे, और एक आम आदमी उसमें कोई दूसरी विधियां लागू हो सकती है। लेकिन अगर कानून का शासन है तो कानून छोटे बड़े अमीर गरीब किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, और कानून बड़ा सोच समझ के बनाया जाता है। इसीलिए उसको लालसा रहित और आवेग रहित विवेक कहा जाता है। अरस्तु ने यह नाम दिया है विधियों को। इसलिए सीधा पूछा जाता है कौन कहता है कि विधियां आवेग रहित विवेक है, लालसा से मुक्त होती है विधियां। तो देखिए बड़ी जोरदार कोटेशन है अरस्तु की कि जहां विधि शासन करती है वहां तर्क बुद्धि शासन करती है, ईश्वर शासन करता है। लेकिन जहां व्यक्ति शासन करता है वहां पशु शासन करता है, क्योंकि व्यक्ति कभी भी, चाहे वो कितना ही सर्वोच्च हो, चाहे वो दार्शनिक राजा ही क्यों ना हो, वो पथभ्रष्ट हो सकता है। आगे देखें, इस मुद्दे पे और चर्चा करें। देखिए, एक है प्लेटो, अरस्तु का गुरु। वो दार्शनिक राजा के शासन को महत्वपूर्ण मानता है। दार्शनिक राजा वो होगा जो ज्ञानवान होगा। इस प्रकार जो प्लेटो है वो तर्क बुद्धि की संप्रभुता स्वीकार करता है, तर्क बुद्धि की संप्रभुता, ज्ञान की संप्रभुता मानता है प्लेटो। जबकि अरस्तु है वो अपने गुरु के विपरीत है। दार्शनिक राजा ज्ञान की बजाय वो कानून के शासन को महत्वपूर्ण मानता है, कि व्यक्ति की बजाय कानून ज्यादा महत्वपूर्ण है। कानून की संप्रभुता और व्यक्ति की संप्रभुता, तर्क बुद्धि की संप्रभुता और कानून की संप्रभुता, ये अंतर है प्लेटो में और अरस्तु में। ज्ञान की संप्रभुता प्लेटो मानता है, कानून की संप्रभुता अरस्तु मानता है। यानी जो शासक भी होंगे वो कानून के नियंत्रण में रहेंगे, जबकि प्लेटो उल्टा बोलता है। प्लेटो कहता है कि कानून वही होगा जो दार्शनिक राजा कहेगा, अरस्तु कहता है कि राजा वही करेगा जो कानून कहेगा। तो यहाँ कानून की संप्रभुता है। और जब हम ये देखते हैं कि किसी भी राज्य में कानून का शासन है, विधियां हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये कानून का शासन बड़े अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है संविधानवाद से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
कई हम अरस्तु को न केवल राजनीति विज्ञान का और तुलनात्मक राजनीति का पिता बोलते हैं, बल्कि हम अरस्तु को संविधानवाद का पिता भी बोलते हैं। संविधानवाद में जो शासन होता है वो सीमित शासन होता है और एक राजा विधि की बेड़ियों में, विधि की सीमा में रहता है। वो तानाशाह नहीं हो सकता, डिक्टेटर नहीं हो सकता, सर्वाधिकारवादी नहीं हो सकता, क्योंकि विधि के द्वारा उसके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। तो ये संविधानवाद है, ये भी विधि के शासन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, रूल ऑफ लॉ से। और ये निरंकुश राजतंत्र या व्यक्ति के शासन, दार्शनिक शासक या व्यक्ति श्रेष्ठता से एक अलग कंसेप्ट है विधि का शासन, जहां विद्या सर्वोच्च होती है। तो हमने अरस्तु का देखा कि अरस्तु व्यक्ति के शासन की बजाय विधियों के शासन को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, और ये व्यवहारिक विचार भी है, क्योंकि व्यक्ति कभी भी भ्रष्ट हो सकता है, व्यक्ति कभी भी लालसा के वश हो सकता है, व्यक्ति कभी भी अपने हितों के लिए विधियों को बदल सकता है। इसलिए व्यक्ति की बजाय विधियां महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कानून बनने के बाद किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। तो हमने पहला जो विचार किया वो किया रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। हमने डायसी की चर्चा की, उनकी पुस्तक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की चर्चा की। हमने विधियों को आवेग रहित विवेक कहा कि हमने इसी से निकला है संविधानवाद, और विधि का शासन व्यक्ति के शासन का उल्टा है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं और राजनीतिक विचारों की चर्चा करते हैं। एक राजनीतिक विचार है स्वर्णिम मध्यमान का नियम। स्वर्णिम मध्यमान का नियम, रूल ऑफ गोल्डन मीन। सीधा ही पूछा जाता है कि स्वर्णिम मध्यमान का नियम है, इसका संबंध किससे है? स्वर्णिम मध्यमान, अभी चर्चा करते हैं स्वर्णिम मध्यमान क्या है। पहले ये शब्द आप देखिए है क्या। इस स्वर्णिम मध्यमान के नियम का एक नाम और है औसत का तर्क। बुद्ध भी ऐसे ही थे। बुद्ध कहा करते थे कि वीणा के तारों को न तो इतना टाइट कीजिए कि वो टूट जाए, और न ही इतना ढीला छोड़िए कि वहां से संगीत ही नहीं निकले। तो क्या करें? मध्य मार्ग अपनाएं। अरस्तु चूंकि एक व्यवहारिक विचारक है, व्यवहारवादी अलग होते हैं, व्यवहारिक अलग होते हैं, तो ऐसे व्यवहारिक विचारक है वो काल्पनिक की बजाय यथार्थ पे ज्यादा बल देते हैं, और जो यथार्थ व्यक्ति होता है वो एक्सट्रीम की बजाय मध्यम मार्ग को ज्यादा पसंद करता है, आमूल परिवर्तनों की बजाय मध्यम मार्ग को ज्यादा पसंद करता है। इसे औसत का तर्क भी कहते हैं, इसे स्वर्णिम मध्यमान का नियम भी कहते हैं, इसको गोल्डन मीन भी कहते हैं, कि आप मध्य में चलिए, एक्सट्रीम पे मत जाइए। प्लेटो क्या करता है? एक्सट्रीम पे चला जाता है। दार्शनिक राजा की सत्ता स्थापना के लिए वो संपत्ति का, परिवार का साम्यवाद ले आता है। ये कहता है इनकी जरूरत नहीं है, आप मध्यम वर्ग का शासन लाइए। देखिए, शासन वो अच्छा होता है जिसमें न ज्यादा अमीर हो न ज्यादा गरीब हो, यानी अमीर और गरीब के बीच में होता है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग का शासन महत्वपूर्ण होता है। अगर अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होगी तो अच्छा शासन नहीं होगा। तो एक अमीर के शासन की बजाय, गरीब के शासन की बजाय मध्यम वर्ग का शासन ज्यादा बेटर होता है। गोल्डन मीन से निकला है। तो फिर संविधान कौन सा अच्छा है? तो ये कहते हैं किसी एक संविधान की बजाय संविधान का क्या करें आप? मिश्रण कर दें, बीच का संविधान ले, मिश्रित संविधान ले आए आप। ये है गोल्डन। तो मध्यम वर्ग का शासन है, मिश्रित संविधान है। अब आप क्या करें? बहुत ज्यादा विषमता नहीं रखें अमीर और गरीब के अंदर, तो बीच का मार्ग अपनाएं। तो ये है कि ये है रूल ऑफ गोल्डन मीन, कि आप मध्यम वर्ग का शासन लाएं, मिश्रित संविधान अपनाएं।
किसी भी चीज को एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाएं। आपकी राज व्यवस्था हो, जो शासन व्यवस्था हो, उनमें विभिन्न व्यवस्थाओं के गुण हो, उसमें थोड़ा लोकतंत्र भी हो, थोड़ा सामंतवाद भी हो, थोड़ा सा कुलीन तंत्र भी हो, इन सब का एक मिश्रण तैयार करें, मध्यम का मार्ग अपनाएं। तो ये था रूल ऑफ गोल्डन मीन। रूल ऑफ गोल्डन मीन के बाद इसी के साथ साथ जुड़ता हुआ एक और थ्योरी कर लेते हैं कि जो प्लेटो था, सॉरी अरस्तु था, ये बार बार प्लेटो नाम याद आ जाता है, ये युद्ध का विरोधी था। देखिए मैकियावेली जैसे लोग, कौटिल्य जैसे लोग हैं, युद्धों के समर्थक है, लेकिन अरस्तु युद्ध का विरोधी था। अरस्तु का कहना था कि युद्ध होना चाहिए शांति के लिए। हाँ, अगर शांति स्थापित करनी है तो युद्ध किया जा सकता है। किसी साम्राज्य के विस्तार के लिए, अपनी भौतिक संसाधनों की भूख के लिए युद्ध उचित नहीं है। अब ये उचित क्यों नहीं है, वो युद्ध का विरोधी क्यों है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जब शांति काल होता है तो व्यक्ति को अवकाश मिलता है, यानी उसका ध्यान है वो स्वाध्याय की तरफ, सद्गुणों की तरफ, अच्छाई की तरफ, ईमानदारी की तरफ, पर सेवा की तरफ, समाज सेवा की तरफ, कॉमन गुड की तरफ, सार्वजनिक सेवा की तरफ, राजनीतिक क्रियाकलापों की तरफ ज्यादा जाता है। और जब युद्ध होता है तो उसका ध्यान सिर्फ हिंसा की तरफ, कुटिलता की तरफ, खून की तरफ, मारकाट की तरफ ज्यादा जाता है, और उसको अवकाश नहीं मिलता कुछ अच्छे सद्गुण प्राप्त करने के, अच्छे सद्गुणों की चर्चा करने के और अच्छे सद्गुणों को व्यवहार में लाने के। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करना है तो युद्ध की बजाय ये शांति काल में ज्यादा होता है। इसीलिए अरस्तु कहता है कि युद्ध की बजाय शांति जरूरी है और कार्य की बजाय अवकाश जरूरी है, ताकि सद्गुणों का विकास किया जा सके। रूल ऑफ गोल्डन मीन और युद्ध के विरोध के बाद हम अगला विचार करते हैं, वो है संपत्ति संबंधी विचार। अरस्तु का संपत्ति के संदर्भ में क्या कहना है, कैपिटल के बारे में क्या कहना है। देखिए प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस साम्यवाद की चर्चा की है उसमें संपत्ति का विरोध किया है। प्लेटो का यह मानना था कि संपत्ति व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, संपत्ति संरक्षक वर्ग के पास नहीं होनी चाहिए, संपत्ति सिर्फ उत्पादक वर्ग के पास होनी चाहिए। हाँ, संरक्षक वर्ग उतनी संपत्ति रखेगा जितना उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए आवश्यक है, उससे ज्यादा संपत्ति नहीं रखेगा। जबकि अरस्तु संपत्ति की संस्था का समर्थक है। अरस्तु का कहना है कि व्यक्ति में उदात्त गुणों के विकास के लिए, अच्छे गुणों के विकास के लिए संपत्ति आवश्यक है। देखिए, आप ये चाहते हैं कि आप एक गरीब को भोजन करवाएं, लेकिन आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप गरीब को भोजन नहीं करवा पाएंगे। तो आपकी जो औरों को सेवा करने की इच्छा है, जो अच्छा गुण है, वो विकसित नहीं हो पाएगा। आपकी इच्छा है कि आप 20 बच्चों को फ्री में शिक्षा दिलाएं ताकि वो ज्ञानवान होकर पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन आपके पास संपत्ति नहीं है, तो आपका जो अच्छा गुण था अब वो गुण प्रकट नहीं होगा, आप उस सद्गुण का पालन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास संपत्ति नहीं है। तो अरस्तु है वो संपत्ति को उदात्त गुणों के विकास के लिए, सद्गुणों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानता है, और ये संपत्ति है जो उसको अवकाश देती है। अब अरस्तु कहता है कि संपत्ति वितरण के 4 तरीके होते हैं। अब उनमें कौन सा तरीका श्रेष्ठ है इसके ऊपर निर्भर करता है। अरस्तु का संपत्ति तो आवश्यक है, लेकिन वितरण के 4 तरीके हैं। एक ये है कि संपत्ति सार्वजनिक हो, संपत्ति सार्वजनिक हो और उसका प्रयोग भी, यानी स्वामित्व सार्वजनिक और प्रयोग भी सार्वजनिक। एक तो ये तरीका है, ये तरीका तो कामयाब नहीं है,
क्योंकि संपत्ति सार्वजनिक और प्रयोग भी सार्वजनिक, ये ना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। हम भी कहते हैं कि साजे बाबे को कोई नहीं रोता। गांव की साझा संपत्तियां देख लें, कोई रखवाली नहीं करता, वो बर्बाद हो जाती है। तो सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक प्रयोग ये मानवीय मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठता, क्योंकि कोई भी प्रयोग तो कर लेगा उसका, लेकिन उसकी रखवाली नहीं करेगा, उसमें वृद्धि नहीं करेगा। तो एक तरीका और है, वो है कि स्वामित्व हो, ये हो व्यक्तिगत, और प्रयोग भी हो, वो भी हो व्यक्तिगत। ये तो उदारवाद में चलता है, ये भी अच्छा तरीका नहीं है कि स्वामित्व व्यक्तिगत और प्रयोग भी व्यक्तिगत। एक व्यक्ति की संपत्ति हो, वो उसका प्रयोग करे, तो ये तो फिर आप में स्वस्वार्थ की भावना का विकास करता है, सद्गुण का विकास तो नहीं करता। तो फिर और क्या तरीका है कि आपके पास स्वामित्व हो, वो हो सार्वजनिक, लेकिन प्रयोग हो वो हो व्यक्तिगत। एक तरीका ये है कि सार्वजनिक स्वामित्व मालिक सारे हो, लेकिन प्रयोग व्यक्तिगत हो। ये साम्यवाद में चलता है, ये भी अच्छा तरीका नहीं है। ये उदारवाद में चलता है, ये भी अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक स्वामित्व होगा, प्रयोग तो व्यक्तिगत है। अगर स्वामित्व सार्वजनिक होगा तो कोई भी उसका मालिक नहीं होगा, वहां भ्रष्टाचार पनपेगा, जैसे कि हमने यूएसएसआर में देखा, पूर्व यूएसएसआर में। फिर सबसे श्रेष्ठ तरीका कौन सा है? ये तरीका सबसे श्रेष्ठ है अरस्तु के अकॉर्डिंग। कौन सा तरीका, हम इसकी चर्चा करते हैं। श्रेष्ठ तरीका है कि स्वामित्व व्यक्तिगत हो, यानी एक व्यक्ति निजी संपत्ति हो, इसका तात्पर्य है स्वामित्व व्यक्तिगत हो और प्रयोग सार्वजनिक हो। एक व्यक्ति संपत्ति का मालिक हो, क्योंकि अगर एक व्यक्ति मालिक होगा तो संपत्ति की सुरक्षा करेगा, संपत्ति वृद्धि की चिंता करेगा वो, लेकिन वो प्रयोग है वो उसका समाज हित में करेगा, सार्वजनिक प्रयोग करेगा। अरस्तु कहता है सबसे श्रेष्ठ तरीका ये है कि एक मालिक हो संपत्ति का, लेकिन वो संपत्ति का खुद प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि सार्वजनिक हित में इसका प्रयोग करेगा। तो बड़ी मजेदार ये चर्चा करते हैं कि स्वामित्व व्यक्तिगत हो, प्रयोग सार्वजनिक हो। इसे हम एक जगह और देखते हैं, जब हम ट्रस्टीशिप करते हैं। ट्रस्टीशिप थ्योरी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप की ये थ्योरी भी अरस्तु के संपत्ति के इस वितरण सिद्धांत से मिलती जुलती है। गांधी जी भी कहते हैं कि जो संपत्तिवान है वो ट्रस्टी हैं, सार्वजनिक संपत्ति के ट्रस्टी हैं वो, उनको संपत्ति सौंपी गई है सुरक्षा के लिए, वो उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उसका प्रयोग उनको समाज की संपत्ति है, उनको वृद्धि के लिए और सुरक्षा के लिए सौंपी गई है, वो उसका प्रयोग सार्वजनिक हित में करेंगे। शेखावाटी में चलते हैं, झुंझुनू जिले में चलते हैं, शेखावाटी के राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वहां चलते हैं। वहां हर गांव में आपको सेठों के द्वारा, व्यापारियों के और पूंजीपतियों के द्वारा बनाए गए शिक्षण संस्थान मिलेंगे आपको, इसलिए झुंझुनू शिक्षा में इतना आगे है। ये गांधी के ट्रस्टीशिप थ्योरी के ऊपर है। उन व्यापारियों ने स्वतंत्रता से पहले ही गांधी के इस ट्रस्टीशिप थ्योरी को मान के कि हमारे पास जो संपत्ति है वो समाज की देन है, हम उसके रखवाले हैं, तो जब हम इसका व्यक्तिगत प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि प्रयोग सार्वजनिक हित में करेंगे, पूरे गांव पूरे समाज के हित के लिए करेंगे। तो ये है ट्रस्टीशिप थ्योरी, इसी को श्रेष्ठ मानता है अरस्तु भी। अब अरस्तु का संपत्ति के संबंध में एक सिद्धांत और है, वो है योग्यता का सिद्धांत। देखिए आधुनिक उदारवादी भी इसको मानते हैं। योग्यता सिद्धांत ये कहता है कि संपत्ति उस व्यक्ति के पास ज्यादा होगी जो ज्यादा सद्गुणी होगा, जो ज्यादा योग्य होगा। जो कम योग्य और कम सद्गुणी होगा उसके पास संपत्ति भी कम होगी। तो ये संपत्ति का योग्यता सिद्धांत है। संपत्ति का एक सिद्धांत और होता है आवश्यकता सिद्धांत। आवश्यकता सिद्धांत में संपत्ति आवश्यकता के अकॉर्डिंग बांटी जाती है।
वृद्ध को जैसे वो बीमार रहता है उसको संपत्ति थोड़ी, धन थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और अगर युवा है बीमार नहीं रहता है तो उसको धन कम मिलेगा। जबकि हम जानते हैं कि युवा में शारीरिक क्षमता ज्यादा होती है, उसमें थोड़ी योग्यता ज्यादा होती है। वृद्ध आदमी में शारीरिक क्षमताएं, योग्यताएं थोड़ी कम हो जाती है। तो योग्यता सिद्धांत का समर्थक है संपत्ति के मामले में अरस्तु। बाद में उपयोगितावादियों ने, चाहे वो लोक हो, चाहे वो बेंथम हो, उपयोगितावादी और उदारवादी जितने भी हैं वो भी संपत्ति के संबंध में योग्यता सिद्धांत को मानते हैं। उदारवादियों में चाहे जॉन लोक हो, चाहे हर्बर्ट स्पेंसर हो, चाहे थॉमस पेन हो, उपयोगितावादियों में बेंथम हो, मिल हो, ये सब संपत्ति के संबंध में योग्यता सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। यहां तक कि जो समकालीन उदारवादी हैं, जिनको हम न्यू राइट्स भी बोलते हैं, नव दक्षिणपंथी भी बोलते हैं, जिनको नव उदारवादी भी बोलते हैं, जिनको इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी भी बोला जाता है, इजाया बर्लिन है, हेक है, नोजिक है, फ्रीडमैन है, ये भी संपत्ति के संबंध में योग्यता सिद्धांत को ही मानते हैं। और इसी योग्यता सिद्धांत को अरस्तु माना करता था कि जो ज्यादा योग्य होगा उसके पास संपत्ति भी ज्यादा होगी, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा ज्ञानवान होगा, ज्यादा योग्य होगा, ज्यादा सामर्थ्यवान होगा, उसके पास संपत्ति ज्यादा होगी। तो हमने संपत्ति के संबंध में अरस्तु के विचार देखे और हमने ये देखा कि संपत्ति एक व्यक्ति में उदात्त गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 1, इसका श्रेष्ठ तरीका है वितरण का कि व्यक्तिगत स्वामित्व हो और प्रयोग सार्वजनिक हित में हो, कॉमन गुड के लिए हो। यह गांधी की ट्रस्टीशिप से मिलता जुलता है। और अंत में हमने देखा संपत्ति का योग्यता सिद्धांत, चाहे वो अरस्तु का हो, चाहे उदारवादियों का, उपयोगितावादियों का और इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादियों का। तो आवश्यकता सिद्धांत को, ये समाजवादी आवश्यकता सिद्धांत को मानते हैं कि संपत्ति का वितरण योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि आवश्यकता के आधार पर होना चाहिए, कि किसको कितनी आवश्यकता है उसको उतनी संपत्ति मिलनी चाहिए। संपत्ति के सिद्धांत के बाद अरस्तु का एक और सिद्धांत करते हैं, क्रांति, रिवॉल्यूशन। क्रांति के संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, अरस्तु की जो क्रांति की परिभाषा है वो थोड़ी विचित्र है औरों से। शासन व्यवस्था में प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन अरस्तु के नजर में क्रांति है। अगर व्यवस्था राजतंत्रात्मक है और वो कुलीन तंत्रात्मक हो जाती है तो ये क्रांति है। अगर मोनार्की है और टायरेनी भी बन जाती है तो भी क्रांति है। अगर व्यवस्था, शासन व्यवस्था अरिस्टोक्रेसी है, यानी कुछ कुलीन लोग परहित में शासन करते हैं, अच्छा शासन कर रहे हैं, और यही जब सब हित में शासन करने लगते हैं तो हम कहते हैं ओलिगार्की आ गई, इसका मतलब वहां क्रांति हो गई है। तो अरस्तु के अनुसार शासन व्यवस्था में प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन है वो क्रांति है। हालांकि हम जो चर्चा करते हैं क्रांति को इस संदर्भ में नहीं करते, हम तो व्यापक परिवर्तनों को, आमूलचूल परिवर्तनों को ही आमतौर पर क्रांति में शामिल करते हैं, जबकि अरस्तु हर एक छोटे बड़े व्यवस्था परिवर्तन को क्रांति से जोड़ देता है। अब अरस्तु चाहता क्या है? अरस्तु क्रांति के ऊपर इतने व्यापक वर्णन करता है कि बाद में मैकियावेली ने भी क्रांतियों का जो वर्णन किया है वो सिर्फ अरस्तु की बातों को ही दोहराया है और कुछ भी नहीं किया है। यानी इतना व्यापक वर्णन किया है अरस्तु ने क्रांतियों का। अरस्तु ने क्रांतियों के कारण भी ढूंढे हैं और उनका निवारण भी खोजा है। अरस्तु कहता है कि क्रांति का जो मूल कारण है वो है विषमता, या असमानता। चाहे वो गौरव की असमानता हो, चाहे वो धन की असमानता हो, चाहे वो गरिमा की असमानता हो, चाहे वो पदों की असमानता हो, क्रांति का मूल कारण असमानता यानी विषमता है। ये तो है मूल कारण जो प्रत्येक व्यवस्था में पाया जाता है। फिर एक और कारण होता है, वो है मनोवैज्ञानिक कारण।
मनोवैज्ञानिक कारण है परिवर्तन। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यवस्था जो कि स्थायी है या चल रही है उससे असंतुष्ट होता है, उसमें हमेशा ही परिवर्तन चाहता है। अगर ओलिगार्की है, कुछ लोगों का भ्रष्ट शासन है, तो लोग उसमें समानता चाहेंगे। लोकतंत्र आ जाएगा तो उसमें कुछ लोग फिर विषमता चाहने लगेंगे। तो ये समानता और असमानता की जो मनोवैज्ञानिक इच्छाएं हैं, जो परिवर्तन की इच्छाएं हैं, ये है क्रांति का मूल कारण। कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर राजतंत्र आ गया तो उससे वो असंतुष्ट हो जाएगा, उसमें व्यवस्था परिवर्तन चाहेगा। अगर लोकतंत्र आ गया तो फिर ये कहेंगे, कुछ कहेंगे इसमें असमानता होनी चाहिए, धनिक असंतुष्ट हो जाएंगे, वो असमानता चाहने लगेंगे, जो गरीब है वो और ज्यादा समानता चाहने लगेंगे। तो कुल मिला के परिवर्तन एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो क्रांति की देन है। तो क्रांति का मूल कारण है विषमता, परिवर्तनों की स्वाभाविक इच्छा। फिर क्रांति के विशिष्ट कारण भी होते हैं। प्रत्येक व्यवस्था में क्रांति के अलग कारण होते हैं। राजतंत्र में क्रांति क्यों होती है, इसके बहुत सारे कारण बताए हैं अरस्तु ने। इनमें क्वेश्चन कम आता है। राजतंत्र में कारण होता है दरबारी कुटिलताएं, कि राज दरबारी एक दूसरे के को ऊंचा नीचा करने के लिए, राजा को हटाने के लिए कुटिल चालें चलते ही रहते हैं। कभी रानी, कभी राजकुमार, कभी दरबारी, कभी प्रधानमंत्री, कभी मंत्री। तो राजतंत्र में दरबारी कुटिलताएं मूल कारण होता है बदलाव, परिवर्तन या क्रांति का। तो फिर ओलिगार्की वगैरह में या फिर लोकतंत्र में कारण क्या है? तो लोकतंत्र में धनिक लोग हैं, ये असमानता चाहते हैं। धनिक असमानता की इच्छा करते हैं। जो गरीब होते हैं लोकतंत्र में, वो निरपेक्ष समानता चाहते हैं। निरपेक्ष समानता का तात्पर्य है प्रत्येक तरीके से समानता। कि अगर हम लोकतंत्र में गरिमा की दृष्टि से समान है तो धन की दृष्टि से भी समान होने चाहिए। जमीन भी हमारे पास एक जितनी होनी चाहिए। तो धनिकों की असमानता की इच्छा, गरीबों की निरपेक्ष समानता की इच्छा। और ये जो डेमोगोज होते हैं, भड़काऊ नेता, जो जिनकी जीव लंबी होती है, जो वाग्वीर होते हैं। वाग्वीर मतलब बोलने वाले वीर, अपने यहां भी पाए जाते हैं। ऐसे कुछ शासन के उच्च स्तरों पर भी पहुंच जाते हैं ऐसे वीर। तो ऐसे जो भड़काऊ नेता होते हैं, फेंकू नेता होते हैं, ये लोकतंत्र में क्रांति के कारण होते हैं। तो फिर ओलिगार्की में जो आपसी कंपटीशन होता है कुलीनों का, शक्ति प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, गरिमा प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठता के लिए, वो मूल कारण होता है। तो ये थे क्रांति के मूल कारण। तो फिर क्रांति का उपाय क्या है, इसको रोका कैसे जाए? तो फिर अरस्तु कहता है कि क्रांति रोका कैसे जाए, इसका निवारण क्या है, उपाय क्या है। तो वो बहुत सारे उपाय बताता है। उनमें श्रेष्ठ उपाय ये है कि मध्यम वर्ग का शासन हो, न ज्यादा अमीर हो न ज्यादा गरीब लोग हो, नंबर 1। दूसरा है कि जो विदेशी है उनको शासन सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाए, क्योंकि ये रिलायबल नहीं होते, विश्वसनीय नहीं होते विदेशी। एक तरीका ये है कि परिवर्तन है उनको शुरू में ही रोका जाए, परिवर्तनों को रोकना। अगर परिवर्तन एक बार शुरू हो गए तो फिर ये रुकते नहीं है, इसलिए परिवर्तनों को शुरू में ही रोक देना चाहिए। अगर कोई छोटी सी मांग है, कोई चेंज हो रहा है, उसको वहीं रोक दीजिए, वरना परिवर्तनों की एक श्रृंखला शुरू होती है, फिर परिवर्तन रुकते नहीं है, फिर क्रांति रुकती नहीं है। तो परिवर्तनों को रोक देना चाहिए। और क्या हो सकता है? तो न्याय की स्थापना होनी चाहिए। पदों का जो वितरण है, गरिमा का वितरण है, संपत्ति का वितरण है, वो योग्यता के अकॉर्डिंग हो, कोई असंतुष्ट नहीं हो। तो ऐसे कुछ तरीके बताता है बहुत सारे अरस्तु क्रांति को रोकने के। तो क्वेश्चन देखिए आमतौर पे क्रांति पे क्या आ सकता है कि क्रांति है क्या अरस्तु की नजर में? तो शासन व्यवस्था में प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है। मूल कारण इसका विषमता है। परिवर्तन की इच्छा सदैव है तो ये तो होगी, तो फिर रोकें कैसे इनको? तो फिर ये कुछ निवारण है कि मध्यम वर्ग का शासन लाया जाए। अब हम देखें कि क्रांति के मामले में अरस्तु है कैसा, हम इसकी चर्चा करते हैं कि क्रांति के मामले में अरस्तु कैसा विचारक है।
देखिए, क्रांति के मामले में हम दो विचारकों की चर्चा करते हैं। बहुत सारे विचारक हैं, क्रांति तो पूरा रिवोल्यूशन एक टॉपिक है। एक हम चर्चा करते हैं, चलिए आज अभी जो चर्चा करें अरस्तु की कर लेते हैं, एक कार्ल मार्क्स की कर लेते हैं। देखिए, हम अरस्तु के लिए ये कहते हैं कि अरस्तु क्रांति के मामले में, परिवर्तनों के मामले में स्टेटस क्वो है, यथास्थितिवादी है। यानी यथास्थितिवादी समझ में नहीं आए तो आप ये समझ लीजिए कि ये रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी वो होता है जो परिवर्तनों को पसंद नहीं करता। स्टेटस क्वो होता है यथास्थितिवादी, जो स्थिति है वो बनी रहनी चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन होना नहीं चाहिए। दूसरे होते हैं रेडिकल। स्टेटस क्वो के उल्टे हो गए रेडिकल। रेडिकलों को हम आमूल परिवर्तन या आमूलवादी बोलते हैं, रेडिकल्स को। अरस्तु है ये क्रांति रोकना चाहता है। इसका उद्देश्य ये नहीं है क्रांति के विरोध का कि क्रांति कैसे होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ये तो कारण खोज के और फिर इसका निवारण खोजता है कि कोई भी शासन व्यवस्था स्थायी कैसे हो, किसी भी शासन व्यवस्था में परिवर्तन कैसे रोके जाए, कैसे व्यवस्था को श्रेष्ठ किया जाए ताकि उसमें परिवर्तन नहीं हो। तो अरस्तु क्रांति के मामले में यथास्थितिवादी है, ये क्रांति रोकना चाहता है, क्रांति करवाना नहीं चाहता। जबकि कार्ल मार्क्स है ये क्रांति करवाना चाहता है। इसके जो विचारक है वो रेडिकल है। ये चाहता है कि समाज में क्रांति हो, व्यवस्था परिवर्तन हो। तो ये व्यवस्था परिवर्तन रोकना चाहता है, उसके लिए क्रांति संबंधी विचार है। इसके क्रांति संबंधी विचार है कि क्रांति करवाना चाहता है, परिवर्तन करवाना चाहता है। तो हमने देखा कि अरस्तु क्रांति के मामले में रूढ़िवादी है, यथास्थितिवादी, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहनी चाहिए, परिवर्तन नहीं होने चाहिए। ये हमने अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार किए। अब आगे बढ़ते हैं और हम अरस्तु का संविधानों का वर्गीकरण करते हैं। बड़ा ही फेमस वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के लिए और इसने जो 158 संविधानों की तुलना की थी, उनके लिए तथ्य और आंकड़े इकट्ठे किए थे और फिर उनका जो निष्कर्ष निकाला था, इसीलिए हम इसको राजनीति विज्ञान का पिता बोलते हैं। तो संविधान वर्गीकरण भी एक कारण है जिसकी वजह से हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता बोलते हैं। संविधानों का वर्गीकरण। देखिए, संविधानों के वर्गीकरण से पहले हम थोड़ी परिभाषा देखते हैं कि संविधान क्या है। अरस्तु खुद कहता है कि संविधान शासन व्यवस्था में पदों का एक ऐसा संगठन है जिसके अधिकार वगैरह बंटे हुए होते हैं। यानी इसमें विभिन्न पदों का वर्णन होगा, किसके क्या कर्तव्य होंगे, ये कुछ जो वर्णित करता है वो संविधान है। कुल मिला के आज हम जिसको संविधान कहते हैं कि कानूनों और नियमों का ऐसा संग्रह जो विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के, विभिन्न संस्थाओं के, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप का निर्धारण करता है, उनके कर्तव्यों का निर्धारण करता है, नागरिक अधिकारों का निर्धारण करता है, नागरिकों के सौपन का निर्धारण करता है, वो ये वाली परिभाषा नहीं है। यहां संविधान का तात्पर्य है शासन व्यवस्था। कि शासन व्यवस्था कैसी है, ये है संविधान। तो यहां संविधान का सीधा पूछा जाता है, संविधान का तात्पर्य अरस्तु की नजर में क्या शासन व्यवस्था है। वर्तमान में हम जो संविधान का तात्पर्य लगाते हैं वो तात्पर्य अलग है और अरस्तु उसका तात्पर्य अलग लगाता है। अब ये जो संविधानों का वर्गीकरण है अरस्तु का, ये प्रेरित है प्लेटो से। प्लेटो की बुक थी द स्टेट्समैन। उस स्टेट्समैन ने, प्लेटो ने राज्यों का वर्गीकरण किया है। दो आधार पे किया है, संख्या के आधार पे और कानून के आधार पे। संख्या के आधार पे राज्य तीन प्रकार के हो सकते हैं, एक व्यक्ति द्वारा संचालित या शासित, कुछ व्यक्तियों द्वारा शासित और बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा शासित। और फिर कानून के आधार पे ये लॉफुल हो सकते हैं और अनलॉफुल हो सकते हैं।
इसी हेर फेर के साथ संविधानों का वर्गीकरण किया है अरस्तु ने। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया है वो दो आधार पे किया है। एक है संख्या, शासकों की संख्या, और दूसरा है उनके उद्देश्य। तो सीधा ही क्वेश्चन आता है कि संविधान का वर्गीकरण जो कि अरस्तु ने किया है उसका आधार क्या है। तो हमने देखा कि इसके दो आधार हैं और ये प्लेटो से प्रेरित है थोड़ा। अब हम इनकी चर्चा करते हैं कि संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। देखिए, मैंने कहा दो आधार है। एक है संख्या, संख्या के आधार पे राज्य का संचालन एक व्यक्ति कर सकता है, कुछ व्यक्ति कर सकते हैं और बहुत सारे व्यक्ति कर सकते हैं। ये तो हो गई संख्या, एक आधार ये हो गया। दूसरा आधार है उद्देश्य। पर्पज क्या है, इन लोगों का उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य है स्वहित और उद्देश्य है परहित, तो ये दो प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य स्वहित भी हो सकता है और उद्देश्य परहित भी हो सकता है। देखिए, अब जो वर्गीकरण करेंगे वो हम इंग्लिश में करेंगे। एक व्यक्ति का शासन है, चलो उल्टा लिख लेते हैं इनको एक बार, ताकि वर्गीकरण आपके याद रखने में थोड़ा आसान हो जाए। अगर एक व्यक्ति का शासन है लेकिन परहित में है, जनहित में है, कॉमन गुड के लिए है, तो वो मोनार्की कहलाती है, राजतंत्र। एक व्यक्ति का अच्छा शासन मोनार्की है। जब ये बिगड़ जाता है तो हम कहते हैं ये टायरेनी है। देखिए, इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में इनके पर्याय बहुत है। इसको राजतंत्र बोला जाता है, इसको फिर भ्रष्टतंत्र, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। कुछ व्यक्तियों का शासन है लेकिन शासन का संचालन परहित में हो रहा है, इसको हम अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी होता है कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी। कुछ व्यक्तियों का शासन है लेकिन अरिस्टोक्रेसी बिगड़ गई है और ये स्वहित के ऊपर निर्भर आ गई है, स्वहित पे, तो हम इसको बोलेंगे ओलिगार्की, अल्पतंत्र, ओलिगार्की। बहुत सारे व्यक्तियों का शासन है लेकिन परहित में है, तो हम इसको बोलेंगे पॉलिटी। इसका भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन है लेकिन स्वहित में है, मोबोक्रेसी टाइप है, भीड़तंत्र टाइप है, तो हम उसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। ये कुछ शाब्दिक हेरफेर के साथ यही वर्गीकरण है। इस एक शब्द को छोड़ के ये प्लेटो का है, पर वर्गीकरण के आधार अलग हैं। वहां संख्या तो यही है लेकिन यहाँ लाभफुल और अनलाभफुल है, यहाँ ही उद्देश्य है ये। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। तो संख्या और उद्देश्य के आधार पे, नंबर एक। दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर मोनार्की टायरेनी बनती है, अरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की है, पॉलिटी डेमोक्रेसी है। अब इन व्यवस्थाओं में जो सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था है वो कौन सी है, तो वो व्यवस्था है पॉलिटी। अब ये पॉलिटी श्रेष्ठ क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या है, हम इनकी चर्चा करते हैं। ये पॉलिटी वो व्यवस्था है जिसमें मिश्रित संविधान पाया जाता है। तो इस मिश्रित संविधान की अब हम चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चन सीधा आता है कि संविधानों का जो वर्गीकरण किया है अरस्तु में, उसमें सबसे श्रेष्ठ संविधान कौन सा है। तो सबसे श्रेष्ठ संविधान, सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था वो है पॉलिटी। तो आगामी चर्चा है हम इस पॉलिटी के ऊपर करते हैं। देखिए,
पॉलिसी बनी पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में वर्णित है पॉलिटी। सबसे अच्छी शासन व्यवस्था, सबसे अच्छी राज व्यवस्था है पॉलिटी। अब इस पॉलिटी को अरस्तु है वो बचाव राज्य बोलता है, सेव स्टेट बोलता है। एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि पॉलिटी को क्या बोला जाता है? बचाव राज्य, सेव स्टेट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पॉलिटी में जो संविधान है वो मिश्रित संविधान है। मिश्रित संविधान का तात्पर्य है कि इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र के गुण विद्यमान है। फोस्टर कहता भी है कि ये जो अच्छी शासन व्यवस्था है इसमें जो नियमों का निर्माण होगा वो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। एमबी फोस्टर कहता है कि कानूनों का निर्माण लोकतांत्रिक तरीके से होगा, लेकिन कानूनों का क्रियान्वयन होगा, जो कानून का क्रियान्वयन करेंगे वो कुलीन तंत्रीय लोग करेंगे। तो कानून निर्माण लोकतांत्रिक तरीके से और क्रियान्वयन कुलीन तंत्र के द्वारा, यह विशिष्टता है पॉलिटी की। तो यहां मिश्रित संविधान है जिसमें समस्त शासन व्यवस्थाओं के अच्छे सद्गुण आए हैं। इसको बचाव राज्य कहा जाता है पॉलिटी को। इस पॉलिटी में मध्यम वर्ग का शासन होता है। ये और देखें, न यहां ज्यादा अमीर होते हैं इस पॉलिटी में, न ज्यादा गरीब होते हैं। इस पॉलिटी में गोल्डन मीन लागू होता है, स्वर्णिम मध्यमान का नियम लागू होता है, गोल्डन मीन लागू होता है। ये तो थे इससे संबंधित क्वेश्चन। क्या आ सकते हैं कि ये इसको बचाव राज्य, सेव स्टेट बोलता है अरस्तु की। इसमें परिवर्तन सबसे कम होते हैं, सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसमें मिश्रित संविधान होगा, मध्यम वर्ग का शासन होगा, गोल्डन मीन का रूल लागू होगा। अब एक मजेदार चर्चा करते हैं हम यहां, और वो करते हैं हम कार्ल पॉपर के संदर्भ में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पॉलिटी में क्या क्या होता है। तो कार्ल पॉपर कहता है कि पॉलिटी में एक चीज है प्लेटोवादी कुलीन तंत्र। देखिए याद रखें क्या क्या है, अभी चर्चा कर लेंगे। प्लेटोवादी कुलीन तंत्र है। नंबर 2, इसके अंदर संतुलित सामंतवाद है। नंबर 3, इसमें लोकतांत्रिक विचार है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या इसके अंदर जो कार्ल पॉपर ने पॉलिटी का जो वर्णन किया कि पॉलिटी में क्या है, तो इसमें क्या जैविक व्यक्तिवाद है क्या? नहीं नहीं, जैविक व्यक्तिवाद नहीं है। जैविक व्यक्तिवाद का तात्पर्य है कि व्यक्तिवाद कह लीजिए, जैविक को हटा भी दें, जैविक व्यक्तिवाद नहीं है पॉलिटी के अंदर। यहां व्यक्ति हित की बजाय कॉमन हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो अरस्तु है वो जैविक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। जैविक व्यक्तिवाद का तात्पर्य वही व्यक्ति जीवित रहने का हक है जो योग्य है। तो इसको तो उदारवादी मानते हैं, तो वो जैविक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। वो ये है कि वो जैविक समुदायवाद का समर्थक जरूर है। जैविक समुदायवाद का तात्पर्य है कि जैसे जीव महत्वपूर्ण होता है अंगों की बजाय, वैसे ही व्यक्ति की बजाय समुदाय महत्वपूर्ण है। तो वो जैविक समुदायवाद का तो समर्थक है, लेकिन व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है। क्योंकि देखिए उसके नागरिक की परिभाषा देखिए, नागरिक वही होगा जो सार्वजनिक गतिविधियों में भागीदारी करेगा, जो दूसरों के बारे में सोचेगा, खुद के बारे में नहीं सोचेगा, वो होगा नागरिक। तो फिर कार्ल पॉपर के अकॉर्डिंग है क्या क्या? तो प्लेटोवादी कुलीन तंत्र है। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, जो फोस्टर भी कह रहा था कि लोकतांत्रिक रूप से वहां कानून बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग, खुद कहता है अरस्तु, सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत, यही है सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत कि कानून बहुत सारे लोग मिलकर बनाएंगे, क्योंकि समिति है वो अपने
विद्वान सदस्यों से भी ज्यादा विद्वान होती है, एक दार्शनिक राजा से भी ज्यादा विद्वान बहुसंख्यक होते, एक समिति होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मस्तिष्क मिल जाते हैं। तो कानूनों का निर्माण लोकतांत्रिक तरीके से होगा, उनका जो क्रियान्वयन टाइप होगा वो कुलीन तंत्रीय होगा, प्लेटोवादी कुलीन तंत्र की तरह होंगे ये। इसमें सामंतवाद होगा। सामंतवाद का तात्पर्य है कि फिर अर्थव्यवस्था कैसी होगी, कि अर्थव्यवस्था वहां सामंतवादी होगी, कृषि प्रधान व्यवस्था होगी वहां। तो पॉलिटी है, इसमें एरिस्टोक्रेसी है। एरिस्टोक्रेसी ऐसे कुलीन लोग जो परहित में शासन चलाते हैं। कानूनों का निर्माण लोकतांत्रिक तरीके से होगा और अर्थव्यवस्था सामंतवादी होगी। तो कार्ल पॉपर की ये 3 लाइनें आप जरूर याद रखें, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चौथा ये पूछते हैं तो ये इसमें नहीं है। तो हमने पॉलिटी, आप याद रखें, पॉलिटी को बचाव राज्य कहता है अरस्तु, सेफ स्टेट बोलता है। इसमें मिश्रित संविधान होता है, मध्यम वर्ग का शासन होता है, गोल्डन मीन होता है। और कार्ल पॉपर बोलता है कि इसमें प्लेटोवादी कुलीन तंत्र है, संतुलित सामंतवाद है और लोकतांत्रिक विचार है, और इसमें जैविक व्यक्तिवाद नहीं है। तो ये हमने पॉलिटी की चर्चा की, संविधानों का वर्गीकरण किया, टायरेनी, मोनार्की, टायरेनी, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी, डेमोक्रेसी। पॉलिटी एक मिश्रित शासन व्यवस्थाओं से बनी हुई चीज है। अब आगे बढ़ते हैं और संविधानों का चक्र करते हैं। संविधानों के चक्र का तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था, कोई भी शासन व्यवस्था स्थायी नहीं है। मैकियावेली खुद अरस्तु से यह चीज स्वीकार करता है कि कोई भी शासन व्यवस्था वो स्थिर नहीं है। अरस्तु कहता है कि संविधानों का चक्र चलता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि शासन व्यवस्थाएं बदलती रहती है, कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं है। शासन व्यवस्था परिवर्तनशील है। बस यही है संविधानों का चक्र। अब ये चलती कैसे है, इसका एक रूल है। कई बार क्वेश्चन इस पे आ जाता है। देखिए सीरीज में चलती है ये गोल गोल घूमती रहती है। देखिए परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक परिवर्तन तो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, तो संविधानों में चक्रीय परिवर्तन है। और एक परिवर्तन होते हैं वो सीधे होते हैं। तो पहले अपन चक्रीय परिवर्तन करते हैं, फिर मैं आपको सीधे परिवर्तन कौन से होते हैं जो एक लाइन में चलते हैं उनकी चर्चा करूंगा मैं। पहले अपन चक्रीय परिवर्तनों की बात करते हैं। चक्रीय परिवर्तन ऐसे होते हैं कि सबसे पहले अरस्तु के अकॉर्डिंग मोनार्की होती है, ये भ्रष्ट हो जाती है तो टायरेनी बनती है। फिर इसके विरोध स्वरूप एक नई व्यवस्था खड़ी होती है, अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी भी थोड़े समय बाद बिगड़ जाती है। एक राजा शक्ति के मध्य में अंधा होकर टायरेनी ले आता है। जब राज प्रताड़ित हो जाते हैं तो कुछ कुलीन लोग आते हैं, टायरेनी को, एक राजा के शासन को बदल देते हैं। अरिस्टोक्रेसी में जब लोग झगड़ने लगते हैं कुछ कुलीन लोग शक्ति और धन के लिए, तो फिर ओलिगार्की आती है। ओलिगार्की में जब शोषण शुरू होता है, विषमता आनी शुरू होती है, तो फिर लोग शोर मचाते हैं, तो पॉलिटी आती है। कुछ समय बाद लोग पॉलिटी से भी असंतुष्ट हो जाते हैं, तो वो डेमोक्रेसी ले आते हैं। फिर डेमोक्रेसी में जब बहुत ज्यादा समानता आ जाती है, निरपेक्ष समानता की चर्चा करते हैं, लोग तंग होते हैं, फिर एक व्यक्ति आगे आता है और परिवर्तन की बात करता है, अच्छाई की बात करता है, तो मोनार्की आ जाती है। तो देखिए ऐसे करके और एक गोल गोल चक्र में व्यवस्थाएं चलती रहती है। मोनार्की, टायरेनी, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी, डेमोक्रेसी, फिर मोनार्की, एक चक्र में ये चीजें चलती रहती है। तो कई बार ये चक्कर आ जाता है कि बताओ ये चक्कर कैसे चलता है। ये तो था चक्रीय परिवर्तन जिसका समर्थक अरस्तु है, हेगल है, कार्ल मार्क्स है। ये कहते हैं कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन है वो सीधी रेखा के रूप में होते हैं। सीधी रेखा के रूप में कैसे, कि जैसे कार्ल मार्क्स कहता है कि सबसे पहले आदिम साम्यवाद था, फिर ये खत्म हो गया, फिर
दास समाज आया, फिर यहां ये भी गड़बड़ हो गया, फिर सामंती समाज आया, फिर बुर्जुआ आया, फिर थोड़े समय के लिए संक्रांति काल के लिए सर्वहारा का नायकवाद आएगा और अंत में साम्यवाद आएगा। तो क्या ये व्यवस्थाएं साम्यवाद वापस आदिम साम्यवाद में बदल के फिर दास समाज आएगा? नहीं, ये कहता है कि एक बार जो व्यवस्था आगे चली गई वापस से नहीं आती, जबकि यहां देखिए व्यवस्था वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। तो ये तो होते हैं एक लाइन के परिवर्तन, जिसको सीधे परिवर्तन बोलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, और ये चक्रीय परिवर्तन होते हैं। तो हेगल है, कार्ल मार्क्स हैं, ये तो सीधी रेखा वाले परिवर्तनों के समर्थक है, और अरस्तु चक्रीय परिवर्तनों का समर्थक है। हम पेरेटो को भी करते हैं, अभिजनवाद करेंगे तब हम पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स को करते हैं। तो पेरेटो है वो भी इसी चक्रीय परिवर्तन का समर्थक है। वो कहता है अभिजन, एक अभिजन चला जाता है, दूसरा अभिजन आ जाता है, फिर वो अभिजन चला जाता है, उससे दूसरा अभिजन आ जाता है, ऐसे करके चक्कर चलता रहता है। चक्कर चलता अभिजनों के मध्य, एक अभिजन दूसरा अभिजन, एक वो जो सत्ता में अभिजन है वो हट जाता है, दूसरी सत्ता से बाहर है वो अभिजन सत्ता में आके बैठ जाता है। तो पेरेटो भी ऐसे ही समर्थक है चक्रीय परिवर्तनों का। तो तात्पर्य ये है कि अरस्तु ये कहता है कि संविधान यानी कोई भी शासन व्यवस्था स्थिर नहीं है, और इसी स्थिरता को खोजने के लिए वो क्रांति की चर्चा करता है। स्थिरता क्रांति की वजह से आती है, और क्रांति रोकने के उपाय क्या है, तो फिर वो पॉलिटी की चर्चा करता है कि ये है कि ये व्यवस्था आ जाए तो ये थोड़ी स्थिर, ज्यादा स्थिर रह सकती है और व्यवस्थाओं की बजाय। ये हमने संविधानों का चक्कर किया। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि मोनार्की बिगड़ती है तो बताओ क्या बनती है? टायरेनी। अरिस्टोक्रेसी अगर भ्रष्ट हो जाए तो ओलिगार्की। सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है? पॉलिटी। ये एक बचाव राज्य है। फिर चक्कर कैसे चलते हैं, एक दूसरे की एंटी व्यवस्थाएं कौन सी है, ऐसे करके और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मोनार्की का उल्टा टायरेनी है, अरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्की है, पॉलिटी का उल्टा डेमोक्रेसी है। तो ऐसे कई बार मिलान करना आ सकता है, इनको आपस में मिलाइए, कौन सी व्यवस्था अच्छी है और कौन सी बुरी है, उसका सही रूप और भ्रष्ट रूप बताइए आप, या ये चक्कर कैसे चलता है ये बताइए, और ये चक्कर सीधा चलता है या गोल घूमता है तो ये बताइए आप। तो ऐसे करके और संविधानों का चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और संविधानों के चक्कर के बाद हम ये देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं प्लेटो और अरस्तु के ऊपर, वो न्याय पे भी आते हैं। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत करते हैं, सॉरी अरस्तु का, बार बार प्लेटो नाम आ रहा, आप मुझे माफ करें। अरस्तु का न्याय सिद्धांत। देखिए अरस्तु न्याय के दो रूप मानता है, एक है सामान्य न्याय, एक है विशेष न्याय। पहले यहीं से कर लेते हैं। न्याय के अरस्तु के अकॉर्डिंग दो रूप है, प्लेटो भी दो रूप मानता था, एक व्यक्तिगत न्याय, एक सामाजिक या राजनीतिक न्याय। सामाजिक राजनीतिक तो एक ही है, उसको मान लेते हैं। एक व्यक्तिगत न्याय यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, ये व्यक्तिगत न्याय है प्लेटो की नजर में। और प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करेगा, ये सामाजिक न्याय है प्लेटो की नजर में। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है मैं भी न्याय को दो प्रकार का मानता हूं, एक है सामान्य न्याय और एक है विशेष न्याय। अब इनकी चर्चा शुरू करते हैं। सामान्य न्याय क्या है और विशेष न्याय क्या है? इस सामान्य न्याय के लिए वो राइटियो ने शब्द का प्रयोग करता है। राइटियोनेस। कई बार सीधा ही पूछा जाता है कि अरस्तु ने सामान्य न्याय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो वो है राइटियोनेस। ये प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, विशेष करके जो प्रत्येक व्यक्ति आत्मा के अकॉर्डिंग, अपने सद्गुणों के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, तो ये वो नैतिक न्याय है प्लेटो वाला। तो सामान्य न्याय का तात्पर्य है नैतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, सद्गुण पूर्वक कार्य करेगा, प्रत्येक व्यक्ति बुराई से बचेगा, अच्छाई के मार्ग पे चलेगा, वो सत्य के मार्ग पे चलेगा असत्य की बजाय। तो ये नैतिक न्याय है, जिसको राइटियोनेस बोला जाता है, सामान्य न्याय कहते हैं इसको। दूसरा है विशेष न्याय। विशेष न्याय वो है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति खुद अच्छा हो, खुद सद्गुणी हो, ये थोड़ा सैद्धांतिक ज्यादा है,
और जब इसको शासन व्यवस्था को, ऐसे न्याय को व्यवहार में ढाला जाता है तो ये विशेष न्याय है। विशेष न्याय भी फिर दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? इसके ऊपर फिर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि विशेष न्याय के दो प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए, विशेष न्याय जो एक प्रकार का है वो है वितरणात्मक न्याय, और दूसरा है परिशोधनात्मक या प्रतिवर्ती न्याय, रेक्टिफैक्टरी जस्टिस या प्रतिवर्ती न्याय, परिशोधनात्मक न्याय। तो हम इस विशेष न्याय की अब चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि राइटियोनेस क्या है, सामान्य न्याय या नैतिक न्याय है। विशेष न्याय के कितने भाग हैं? दो, वितरणात्मक न्याय और प्रतिवर्ती न्याय। अब हम इस वितरणात्मक न्याय और प्रतिवर्ती न्याय की चर्चा शुरू करते हैं। पहले हम इस वितरणात्मक न्याय की चर्चा शुरू करेंगे, फिर प्रतिवर्ती न्याय की करेंगे कि वितरणात्मक न्याय क्या है। न्याय के देखिए दो रूप हैं, विशेष न्याय। हम विशेष न्याय की चर्चा कर रहे हैं और कौन कौन से दो रूप हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। एक है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है प्रतिवर्ती या परिशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय का तात्पर्य है कि इस न्याय के तहत, यानी किसी भी राज्य में जो पदों का, संपत्ति का, गरिमा का, धन का, अधिकारों का जो भी वितरण हो वो सही होना चाहिए। यह है वितरणात्मक न्याय। अगर पद, संपत्ति, गरिमा, धन, अधिकार का वितरण सही नहीं है तो इसका मतलब उस राज्य में शांति नहीं रह सकती। तो वितरणात्मक न्याय अत्यंत आवश्यक है। तो फिर ये वितरण होना किस आधार पे चाहिए? तो अरस्तु कहता है कि ये वितरण योग्यता के आधार पे होना चाहिए। जो ज्यादा योग्य व्यक्ति है उसको पद बड़ा मिलना चाहिए, उसको संपत्ति ज्यादा मिलनी चाहिए, उसको गरिमा यानी उसकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए, उसको धन ज्यादा मिलने चाहिए, उसको अधिकार ज्यादा मिलने चाहिए। जो कम सद्गुणी है उसको पद, संपत्ति, गरिमा, धन और अधिकार भी कम मिलेंगे। अच्छा, ऐसा मान लेते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा सद्गुणी है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो कलेक्टर बनेगा, यानी वो क्योंकि ज्यादा योग्य है। जो कम पढ़ा लिखा है, कम सद्गुणी है, थोड़ा कामचोर टाइप है, वो फिर उसकी नीचे की श्रेणी का कोई कम कर्मचारी बनेगा। तो जो योग्य होगा वो ज्यादा बड़ा बनेगा, उसको ये चीजें ज्यादा मात्रा में मिलेगी, उसका वितरण उसको ज्यादा होगा, और कम योग्य को कम होगा। तो ये है योग्यता। यानी वितरणात्मक न्याय है, इसमें असमानता पाई जाती है, इसमें भेदभाव यानी विषमता पाई जाती है योग्यता के अकॉर्डिंग। ज्यादा योग्य को ज्यादा मिलेगा, कम योग्य को कम मिलेगा। चलिए, ये हो गया। फिर योग्यता का निर्धारण कैसे करेंगे? तो अरस्तु कहता है कि यदि योग्यता का निर्धारण सद्गुण के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर सद्गुण, हरेक एक व्यवस्था में सद्गुण अलग अलग होते हैं। राजतंत्र में सद्गुण अलग होते हैं, कुलीन तंत्र में सद्गुण अलग होते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग कार्य होगा। तो योग्यता का आधार सद्गुण है। फिर ये वितरण करेगा कौन? तो ये वितरण विधायिका करेगी, यानी संसद का काम होगा कि वो कानून बनाए पद, संपत्ति, गरिमा, धन और अधिकारों के वितरण के लिए। तो ये विधायिका करेगी। विधायिका को एक्सलीशिया बोला जाता है। एक्सलीशिया यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, हो सकता है शाब्दिक हेरफेर मेरे मुंह से कुछ और बोल दिया, लिख कुछ और दिया हो। तो ये है वितरणात्मक न्याय। जो असमानता है इसमें योग्यता के आधार पे किया जाएगा, योग्यता का आधार सद्गुण है, और ये कार्य विधायिका करेगी, वितरण का जो कार्य है। अब थोड़ा सा इसको और समझें कि विशेष न्याय का सूत्र क्या है। विशेष न्याय का सूत्र है कि इसमें जो असमान लोग हैं उनके साथ असमान व्यवहार होगा। यह सूत्र है इसका।
और जो लोग समान हैं उनके साथ समान व्यवहार होगा। तो असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार और समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ये है सूत्र। इसका तात्पर्य है जो योग्यता में असमान है उनके साथ व्यवहार भी असमान होगा। अन्याय कब होता है? जब लोग असमान हो, एक ज्यादा पढ़ा लिखा हो, एक कम पढ़ा लिखा हो और दोनों को कलेक्टर बना दें आप, यानी कलेक्टर का पद दे दें। एक कम योग्य है, एक ज्यादा योग्य है, दोनों को 1-1 लाख रुपए दे दें, समान धन दे दिया, समान इज्जत दे दी, तो इसका मतलब वो अन्याय है। फिर समान लोगों के साथ समान व्यवहार, अगर आप में सद्गुण समान है दो व्यक्तियों में, तो फिर उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ समानतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ये है इस वितरणात्मक न्याय का सूत्र। तो फिर वितरण किस आधार पे होता है? तो हमने देखा कि इस न्याय के इस सूत्र को हम एक बड़ा जोरदार बात बोलते हैं, अनुपातिक न्याय। ये बहुत बार पूछा जाता है, अनुपातिक न्याय। अनुपातिक न्याय यही देखा था कि जो जिस अनुपात में, या समानुपातिक न्याय भी बोलते हैं इसको, अनुपातिक के साथ साथ इसको समानुपातिक भी बोलते हैं। अनुपातिक या समानुपातिक, समान अनुपात यानी उस अनुपात में, जिस अनुपात में आप सद्गुणी और योग्य हैं, उसी अनुपात में आपको वितरण होगा पद, संपत्ति, गरिमा, धन और अधिकारों का। यानी जिस अनुपात में योग्यता, उसी अनुपात में वितरण। तो इसे अनुपातिक न्याय का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसका संबंध अरस्तु से सीधा ही पूछा जाता है। इसका सूत्र मैंने आपको बताया। अब आपको याद करना है हर हालात में कि अनुपातिक न्याय का प्रणेता कौन है। समानुपातिक न्याय की चर्चा सर्वप्रथम किसने की? वितरणात्मक न्याय का सूत्रधार कौन है? कौन है जो न्याय वितरण का आधार योग्यता को मानता है? तो वो अरस्तु से शुरुआत होती है इसकी। चलिए, और ये काम कौन करता है वितरण का कार्य? तो ये करती है विधायिका, और इसमें असमानता होती है। अब चलते हैं कि इसमें ये प्रतिवर्ती न्याय क्या है। देखिए, प्रतिवर्ती न्याय का जो कार्य है, प्रतिवर्ती न्याय फौजदारी मामलों में और दीवानी मामलों में, जो सिविल के सूट होते हैं और फौजदारी जो मामले होते हैं, मार कुटाई वाले और धन, यानी जो शारीरिक और धन के अपराध से, संपत्ति के जो अपराध होते हैं, यानी मार कुटाई वाले और संपत्ति संबंधी जो अपराध होते हैं, उन्हें प्रतिवर्ती न्याय का पालन किया जाता है। प्रतिवर्ती न्याय के पालन का तात्पर्य है कि इनका संबंध कौन से है? समाज में शांति और व्यवस्था वाले जो मामले हैं, लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, ये प्रतिवर्ती न्याय से संबंधित है। एक व्यक्ति अगर किसी को पीटता है, एक व्यक्ति अगर किसी का धन छीनता है, तो वो इस प्रतिवर्ती न्याय के तहत आएगा। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होता है। एक व्यक्ति मर्डर करता है जो सद्गुणी है, एक व्यक्ति मर्डर करता है जो असद्गुणी है, दोनों को समान दंड मिलेगा। तो प्रतिवर्ती न्याय समानता पर आधारित है और वितरणात्मक न्याय असमानता पर आधारित है। एक व्यक्ति चोरी करता है, जो पढ़ा लिखा है, सद्गुणी है, उसको भी 2 साल का दंड मिलेगा, मान लेते हैं। असद्गुणी व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति भी चोरी करता है, तो उसको भी 2 साल का दंड मिलेगा। भारत में तो ऐसा नहीं था। कौटिल्य, मनु ये कहा करते थे कि सेम अपराध के लिए ब्राह्मण को कम दंड मिलेगा और शूद्र को ज्यादा दंड मिलेगा। तो ये तो अन्याय हुआ। फिर न्याय कहां हुआ? न्याय तो ये है कि आप चाहे कुछ भी हैं, अगर आपने अपराध किया है तो आपको विधि के अकॉर्डिंग बराबर दंड मिलेगा समस्त व्यक्तियों को, अमीर हो, गरीब हो, सद्गुणी हो, असद्गुणी हो, चाहे कोई है आप। ये है प्रतिवर्ती न्याय। तो फिर प्रतिवर्ती न्याय है, ये देती कौन है? तो ये कार्य होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका को हीलिया बोला जाता है। हीलिया इन ग्रीक भाषा में हीलिया करती है ये काम। तो ये था प्रतिवर्ती न्याय। अब न्याय के मामले में अरस्तु है क्या?
तब हम कहते हैं कि न्याय के मामले में अरस्तु यथास्थितिवादी है, स्टेटस क्वो है। यथास्थितिवादी का तात्पर्य यह है कि प्लेटो बहुत ज्यादा परिवर्तन पसंद नहीं करता। देखिए, वितरणात्मक न्याय का आधार होगा योग्यता, तो कौन सा आधार ये स्वीकार नहीं करता? आवश्यकता। इस आधार को कई बार एक वृद्ध आदमी को ज्यादा धन की आवश्यकता हो सकती है, एक बीमार आदमी को ज्यादा धन की आवश्यकता हो सकती है, तो ये आवश्यकता को नहीं मानता। आवश्यकता एक रेडिकल विचार है, एक साम्यवादी समाजवादी विचार है जिसको अरस्तु स्वीकार नहीं करता। तब हम कहते हैं कि वितरणात्मक न्याय में भी अरस्तु यथास्थितिवादी है, और प्रतिवर्ती न्याय में उसमें भी यथास्थितिवादी है। अगर किसी व्यक्ति ने 2 लाख चोरी किए हैं तो उससे 2 लाख लेके दूसरे को दिलाए जाएं, जो व्यवस्था है वो भंगनी होनी चाहिए, जो है जैसी बनी रहनी चाहिए, तो इस मामले में भी यथास्थितिवादी है। तो न्याय के मामले में अरस्तु रेडिकल है या यथास्थितिवादी है? तो इसके दोनों के दोनों न्याय है, उन दोनों मामलों में वो स्टेटस क्वो है, रूढ़िवादी टाइप है, यथास्थितिवादी है। वो पहले में वो आवश्यकता के बजाय योग्यता पे बल देता है, दूसरे में वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके शांति ले आता है, जिसने जैसा कि उसी अकॉर्डिंग उसको दंड दिलवाता है वो, और व्यवस्था को वापस वैसे ही कर देता है, इसलिए हम उसको कहते हैं यथास्थितिवादी है। तो ये था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अब चर्चा को विराम देते हैं। जब हमने शुरू की थी अरस्तु वाली क्लास, तो हमने अरस्तु का विधि का शासन किया था, फिर हमने गोल्डन मीन सर्वोनिम मध्यमान किया, फिर हमने देखा युद्ध का विरोध करता है वो, और युद्ध की बजाय शांति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। फिर हमने अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचार किए जो गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचारों से मिलते जुलते हैं। फिर हमने अरस्तु की चर्चा की थी क्रांति के संदर्भ में, कि क्रांति के संदर्भ में वो कार्ल मार्क्स की तरह अमूल परिवर्तनवादी नहीं बल्कि यथास्थितिवादी है। फिर संविधान किए, संविधानों में हमने पॉलिटी की, बचाव राज्य किया, और कार्ल पोपर का जो विचार थे वो देखे हमने, क्या कहता है वो कार्ल पोपर पॉलिटी के बारे में। फिर हमने संविधानों का चक्कर किया, परिवर्तन किया कि कैसे ये चक्कर चलता है, और अंत में हमने फिर न्याय किया प्लेटो का। तो सॉरी, अरस्तु का, बार बार प्लेटो आ रहा है, सॉरी माफी चाहूंगा। तो अंत में हमने अरस्तु का न्याय सिद्धांत किया, हमने वितरणात्मक न्याय जिसको हम अनुपातिक और समानुपातिक न्याय भी कहते हैं, इसकी भी हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आपको अरस्तु पूर्णतः समझ में आ गया होगा और आनंद आया होगा आपको इन तीनों क्लासों में। अरस्तु के ऊपर 3 क्लासें हो गई है, लगभग 3-3.5 घंटे में जाके अरस्तु कंप्लीट हुआ है। तो धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरे साथ लगातार 3 घंटे तक बने रहे। गुड लक, थैंक यू, थैंक्स वेरी वेरी मच।